नमस्कार दोस्तों, द बिग गुरु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। जी हाँ, साइबर क्राइम। अब ये एक नए तरीके का क्राइम है जो कि डिजिटल दुनिया का बहुत उभरता हुआ क्राइम है। अभी तक आपने सुना होगा चोरी हो गई, डकैती हो गई, नकबजन हो गई, लूट हो गई, किसी की हत्या कर दी गई, किसी ने जो है वो एक्सीडेंट कर दिया या फिर फ्रॉड कर दिया, 420 406 धारा लग गई। एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अभी तक सोसाइटी में देखने को मिलती थी, लेकिन इंटरनेट के इस्तेमाल से और तकनीक के इस्तेमाल से सोसाइटी के अंदर एक नए तरीके के क्राइम का उद्भव हुआ है जिसको हम साइबर क्राइम भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि साइबर क्राइम होता क्या है। अब मैं आपको इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। 62 years male, retired school teacher. इनका मोबाइल नंबर 98xxxx इनका मोबाइल नंबर है। इस पर एक मैसेज आता है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को जमा कराइए। आपको जानकारी होगी कि जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनको साल में एक बार नवंबर के महीने में बैंक को लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है और उनकी पेंशन लगातार चलती रहती है उसके बाद में। तो हर सीनियर सिटीजन ये चाहता है कि उसको घर बैठे ये सुविधा मिले। तो ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इन मैडम को फ़ोन करते हैं या मेल है तो इन सर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में देने के लिए आना है। तो कहते हैं ठीक है, मैं अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक में आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि सर अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको इस मोबाइल पे एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप अपनी फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और उसका एक चार्ज है, वो चार्ज आपको देना पड़ेगा और आप बिना बैंक में आए लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये जो सज्जन थे, इन्होंने उनको लगा कि बैंक जाऊंगा, आऊँगा, रिक्शा बुलाऊंगा, परेशान होऊंगा, इससे अच्छा है कि उस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब 62 साल की जो उम्र है भारत में, वो कोई बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, क्योंकि आदमी को रिटायर हुए केवल 2 साल ही होते हैं। वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जानकार होता है, थोड़ा बहुत मोबाइल फ़ोन चलाना जानता है, लेकिन ना वो परफेक्ट होता है ना वो लूज़र होता है। वो समझता है कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँगा। जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा, उसके मोबाइल में जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो हैकर द्वारा हैक कर ली जाती है और वो पेमेंट लिंक पे क्लिक करने पर उसके खाते में पड़े हुए 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए वो स्कैमर उड़ा के ले जाता है। तो इस तरह की जो घटना जो कंप्यूटर से हो, जो मोबाइल से हो, वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एक मैसेज आया है थोड़े दिनों पहले लोगों के मोबाइल पे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा नहीं हुआ है। आप यदि आज रात को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक इसको जमा नहीं करवाते हैं तो आपका बिजली का कनेक्शन आज रात को ही काट दिया जाएगा। कई सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं 4 दिन पहले जमा करा दिया होता है, लेकिन सोचते हैं कि पता नहीं, मैंने तो जमा करवाया है, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। उस नंबर, मोबाइल पे जो मैसेज आया है, उस नंबर पे जो फ़ोन दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, उस फ़ोन नंबर पे वो फ़ोन करते हैं और उनको वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा करके कहता है कि नहीं नहीं सर, अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है, तो आप एक बार फिर पेमेंट कर दीजिए, अगर आपने किया है तो ऑनलाइन, अगले वाले बिल में ये एडजस्ट हो जाएगा। कई लोगों ने वाकई में बिल जमा नहीं कराया होता है, तो वो उस पर बिल जमा कराने के लिए उस लिंक पे क्लिक करते हैं और 8,000 10,000 12,000 या जो भी कमांड दी होती है वो स्कैमर, वो हैकर उसको चला जाता है। तीसरे तरह का जो अपराध है वो है डिजिटल कंटेंट को चोरी करना, वो भी साइबर क्राइम की श्रेणी में है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये मेरे दिमाग की उपज है और मैं इस क्षेत्र का मास्टर हूँ, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता पा रहा हूँ। लेकिन मेरे इस वीडियो को कोई भी व्यक्ति या विशेष
तोड़ मरोड़ के पेश करता है, मेरे इन जो शब्द हैं या जो मेरे जो कंटेंट है उस कंटेंट को चुराता है, तो वो भी साइबर क्राइम है। मतलब वो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो वो अगर उसका कोई चोरी करता है तो वो भी एक तरीके का साइबर क्राइम है। तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, चौथा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आजकल आपने देखा होगा, आप नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं और अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट पहले सर्च किया है तो अब आपको उसके पॉपअप्स आना चालू हो जाते हैं। तो आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स छोटे बच्चों को इसमें बेसिकली शिकार बनाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, और माँ बाप उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं और वॉच भी नहीं करते कि मेरा बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है। तो जैसे ही बच्चे ने कुछ जिज्ञासावश कुछ सर्च करना स्टार्ट किया, उसको पॉपअप्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चा जब उस पर क्लिक करेगा तो वो उसको पॉर्न वीडियोस देखने को मिलते हैं और बच्चा घबरा जाता है, उसको देखता है, अपने पेरेंट्स को नहीं बताता, तो और फिर वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इस तरीके से जो वीडियो अपलोड करने वाला है पॉर्न वीडियोस को या अडल्ट वीडियोस को, वो भी हमारे भारत के अंदर क्राइम है और क्राइम की कैटेगरी में आता है। और इस तरीके से गलत कंटेंट को परोसना भी एक तरह का क्राइम है जो कि साइबर क्राइम के अंदर कवर होता है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ भी सुनी होगी कि सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट किसी ने हैक कर दी, या फिर हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट किसी ने हैक कर दी, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट काम नहीं कर रही, किसी ने हैक कर दी। तो ये जो हैकर है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को निशाना बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं साइबर टेररिज्म। जी हाँ, साइबर आतंकवाद। तो ये भी एक तरह का अपराध है और ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति या विशेष किसी की स्टॉकिंग करता है, सोशल मीडिया पर किसी को कॉपी करना, उसका पीछा करना। जैसे कि मैं अगर फेसबुक पर हूं या मैं अगर इंस्टाग्राम पे हूं और मैंने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट नहीं किया है, पब्लिक रखा है, और कोई भी XYZ आदमी मेरी प्रोफाइल पे आकर के मेरा पीछा करता है और जहां जहां मैं जाता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करता है, मेरे बारे में जानकारी जुटाता है बिना मेरे कंसेंट के, बिना मेरे ग्रुप में हुए, तो वो सब साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, वो स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है। कई लोग क्या करते हैं, गर्दन मेरी और धड़ किसी और का कहीं पर लगा दिया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या मेरी बेइज्जती कर रहा है, या पब्लिक में मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो साइबर क्राइम की कैटेगरी के अंदर आती हैं। आजकल जो अपराध हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम जो हो रहे हैं, वो सब साइबर क्राइम कहलाए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो क्राइम हो रहे हैं मेजरली वो अकाउंट में से पैसा निकालना, किसी का पीछा करना, फिरौती मांगना, ब्लैकमेल करना, ये सब जो क्राइम हो रहे हैं वो सब उसके अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 100% इन समस्याओं को काबू पा सका हो और उसने कोई ऐसा कानून बनाया हो कि बहुत सारे लोग जो ऐसा काम करते हैं उनको पकड़ा जा सके। अभी थोड़े दिन पहले की एक और न्यूज़ है, आपको पता होगा, भारत के लोगों को $1000, $2000, $5000 देने का वादा करके थाईलैंड के पास में, कि थाईलैंड में हम आपको नौकरी देंगे, 1000, 2000, $5000 आप लेके जाओगे। उनमें से किसी एक ने व्यक्ति ने समझदारी दिखाते हुए नौकरी वो ज्वाइन भी कर ली। बाद में उसको पता चला है कि एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप के हाथों में वो लग गया है और वहां पर उससे साइबर क्राइम करवाया जा रहा है। पूरी की पूरी टीम वहां पर इन्वॉल्व है, कम से कम 300 भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं और एन नंबर ऑफ बंदूकधारी लोग वहां पर खड़े हैं और उन लोगों को साइबर क्राइम करवा रहे हैं। और वो जो कंट्री है, छोटी कंट्री कंबोडिया, वहां से चीजों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और कोई कुछ कहने वहने वाला नहीं है। अगर आप भागने की कोशिश करते हो तो मारे जाओगे, और अगर आप भागने की कोशिश नहीं करते और जिस तरीके से वो आपको बता रहे हैं तो वो आपको बाकायदा 1000, 2000, $5000 सैलरी देंगे और 24 महीने बाद, 36 महीने बाद आपको छुट्टी भी देंगे। एक तरह से आप साइबर क्राइम करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है जिसमें हमें लालच दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए, और उस चीज को करना अपने आप में एक अपराध होता है, वो सब साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम की कंप्लेन हम लोग कहाँ करें, साइबर क्राइम से हम कैसे बचें,
किस तरीके की वेबसाइट पर जाना हमारे लिए सेफ है, और कानून के अंदर यदि आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से कानून बने हैं, उनमें से कौन सी धारा महत्वपूर्ण है, ये सब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरे को इतना प्रेम देने के लिए आपका हार्दिक आभार। इस वीडियो को देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टेड वीडियोस आपको देखने को मिले, तो हम लोग, आप और हम मिलकर के एक नया कीर्तिमान रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।